हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है डिज़ाइन फेलियर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉपिक थ्योरीज ऑफ फेलियर की। तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है थ्योरीज ऑफ फेलियर, इसका मतलब क्या है कि फेलियर्स की थ्योरी। तो फेलियर की थ्योरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो सबसे पहले देखिए फेलियर की थ्योरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फेलियर की। तो फेलियर का मतलब है मटेरियल का फेल हो जाना, मटेरियल का टूट जाना। तो जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने में हमारा अगर कोई मटेरियल फेल हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी डायमेंशन या तो सही से नहीं ले पा रहे हैं या उसका मटेरियल सही से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस फेलियर को रोकने के लिए कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, जो कि हमारे मटेरियल को फेल होने से रोकने में हेल्पफुल हैं, जिससे हमारे मटेरियल की कॉस्ट भी बचेगी, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और कंपनी का प्रॉफिट भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर में। देखिए लिखा हुआ है थ्योरीज ऑफ फेलियर आर जो सीरीज which helps us to determine the safe dimensions of a machine component, ठीक, when it is subjected to combined stresses due to various loading acting on it during its functionality। ठीक, जब इसका फंक्शन किया जा रहा होता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसमें कई तरह के स्ट्रेस लगाए जाते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कंबाइंड स्ट्रेसेस। कंबाइंड स्ट्रेसेस कौन कौन से होते हैं? कंबाइंड स्ट्रेसेस का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। तो दो टाइप के स्ट्रेस हमारे पास होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है। तो पहला हम बात करेंगे डायरेक्ट में। डायरेक्ट में देखो कौन कौन से होते हैं हमारे, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस में होते हैं हमारे बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जन की वजह से आता है शियर स्ट्रेस टाउ। ठीक है, जिसमें टॉर्जन इक्वेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कंबाइंड स्ट्रेस का मतलब है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे हो, मतलब अगर टेंसाइल के साथ साथ कंप्रेसिव भी लग रहा हो, या टेंसाइल के साथ साथ शियर लग रहा हो, या टेंसाइल के साथ बेंडिंग लग रहा हो, या बेंडिंग के साथ कंप्रेशन लग रहा हो, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो गया आपका स्ट्रेसेस का, अगर आपके किसी भी पार्ट्स में मशीन कंपोनेंट्स में लग रहे हो, तो उस केस में मटेरियल के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में हमारा मटेरियल फेल ना हो, उसके लिए हम मटेरियल की सेफ डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स का। ठीक, तो थ्योरीज ऑफ फेलियर्स किस किस जगह पे यूज़ हो सकती है? सम एग्जांपल्स देखिए लिखा हुआ है, सम एग्जांपल्स ऑफ सच कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहला है आपका आईसी इंजन क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पे आप डिजाइन करेंगे आईसी इंजन क्रैंकशाफ्ट को, तो वहाँ पे थ्योरी ऑफ फेलियर की नीड पड़ेगी। उसके बाद बात करेंगे शाफ्ट यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन। जब आप शाफ्ट की डिज़ाइन करेंगे जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है, तो दो टाइप की शाफ्ट होती हैं, एक सॉलिड होती है, एक हॉलो शाफ्ट होती है। तो अगर आप शाफ्ट की डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ भी यूज़ होगी किसके, थ्योरी ऑफ फेलियर का वहाँ भी यूज़ होएगा, थ्योरी ऑफ फेलियर्स का वहाँ भी यूज़ होएगा। उसके बाद बात करते हैं स्पिंडल ऑफ ए स्क्रूजा। स्क्रूजा मीन्स स्क्रू जैक की, जब आप स्पिंडल को डिज़ाइन करेंगे या पूरा स्क्रू जैक को डिज़ाइन करेंगे, तो वहाँ भी आपको लोड बियर करने के लिए कितना सेफ लोड रिक्वायर्ड होगा, तो सेफ डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए थ्योरीज ऑफ फेलियर का रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद बात करेंगे बोल्टेड एंड वेल्टेड जॉइंट्स यूज्ड अंडर इसेंट्रिक लोडिंग। तो बोल्टेड और वेल्डेड जॉइंट्स जो होंगे यूज्ड अंडर इसेंट्रिक लोडिंग, तो जब हम डिज़ाइन करेंगे बोल्ट्स की, तो वहाँ पे भी यूज्ड होगा मशीन डिज़ाइन में थ्योरी ऑफ फेलियर का। उसके बाद सीलिंग फेड रॉड, ये भी सेम हो गया। शाफ्ट की डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या होगा, थ्योरी ऑफ फेलियर का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए थ्योरीज ऑफ फेलियर में क्या क्या होता है कि थ्योरीज ऑफ फेलियर में जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके होते हैं शाफ्ट की डायमीटर कैलकुलेट करने का, ठीक है, या तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का। इन दो चीज़ों के अलावा आपका न्यूमेरिकल और कहीं नहीं आएगा। या तो डाया पूछेगा, अगर हॉलो शाफ्ट है तो एक्सटर्नल डाया, इंटरनल डाया पूछेगा, आउटर या इनर डाया कह सकते हो, या आपके शाफ्ट की थिकनेस या अगर प्लेट दिया हुआ है
क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगुलर है तो उसके लिए थिकनेस वगैरह पूछेगा। बेसिक न्यूमेरिकल्स इसी पे होते हैं। न्यूमेरिकल जो भी होंगे वो सब फॉर्मूले बेस्ड होंगे, फॉर्मूले अभी हम आपको निकलवाएंगे। तो उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए लिखा है, theories of failure are employed in the design of machine components due to the unavailability of failure stresses under combined loading conditions। ठीक है, सेम है कि combined loading condition में जहाँ पे failure stresses के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे मटेरियल फेल ना हो सके, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, थ्योरीज ऑफ फेलियर को यूज़ करते हैं ताकि हमारा मटेरियल सेफ रह सके और ईजिली हम उस पर डिज़ाइन करके अंडर प्रोसेस कर सकें। Now, theories of failure play a key role in stabilizing the relationship between stresses induced under combined loading conditions and properties obtained from tension tests like ultimate tensile strength and yield strength। अब देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ये आपके अलग अलग कंडीशंस पे आएगी। देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा आपका ब्रिटल के केस में जब आपका ब्रिटल मटेरियल हो, और यील्ड स्ट्रेंथ आएगा आपका डक्टाइल के केस में जब आपका डक्टाइल मटेरियल हो। तो डक्टाइल मटेरियल में जैसा कि आपने इनका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा होगा, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब होता है तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद में फ्रैक्चर पॉइंट आता है और इसमें यहाँ पे एक अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होता है। तो यील्डिंग आती है इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल के केस में। तो जब भी यील्ड स्ट्रेंथ की बात होगी तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही है। और अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात होगी तो ब्रिटल के केस में यील्डिंग नहीं हो पाती है। क्या होता है कि वहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है इलास्टिक लिमिट के बाद में, उसके बाद मटेरियल हमारा फेल हो जाता है। तो वहाँ पे ब्रिटल के केस में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात होगी। अब देखिए जैसा लिखा है, थ्योरीज ऑफ फेलियर प्ले की रोल इन स्टेबलाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड अंडर कंबाइंड लोडिंग कंडीशन। तो ये एक थ्योरीज ऑफ फेलियर से, अलग अलग थ्योरीज ऑफ फेलियर से स्ट्रेस का रिलेशन निकल के आएगा। और रिलेशन किस में होगा, जो अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं उनमें, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ आपकी अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो बताया डक्टाइल के केस में आपका यील्ड स्ट्रेंथ की बात कर सकता है और ब्रिटल मटेरियल में आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर सकता है। तो जो अप्लाइड स्ट्रेस है उनमें और यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में आपस में रिलेशन बन के आएगा थ्योरीज ऑफ फेलियर में। अब इसमें बात करेंगे कि 5 टाइप की आपकी थ्योरी ऑफ फेलियर्स होती हैं जो एक्सपेरिमेंट करके बनाई गई हैं। पहली थ्योरी ऑफ फेलियर है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ऑल्सो नोन एज रैंकाइन थ्योरी, जिसे रैंकाइन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वन है आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी और गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी, जिसे गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड वन है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, आल्सो नोन एज सेंट विनेट थ्योरी, जिसे सेंट विनेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और हेस थ्योरी, जिसे हेस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड द लास्ट वन इज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और वॉन माइसेस एंड हैंकीस थ्योरी, या इसी को कहते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी इसको कहा जाता है, जिसे आप डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लिखे हुए हैं। अब देखिए ये पांचों के जो दूसरे नाम भी दिए हुए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस है वो सेकंड नेम से भी पूछा जा सकता है। इनमें से दो थ्योरी आपके एग्जाम में 100% पूछी ही जाएगी, थ्योरी का पार्ट भी बनेगी और इससे न्यूमेरिकल भी आता ही आता है। ठीक है, तो इनमें से थ्योरी होगी। अब देखिए इन सभी थ्योरी में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि सभी थ्योरी के लिए, ये आप कहीं नोट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये वो प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं जो आपकी बॉडी में अप्लाई हो रहे हैं इन केस ऑफ 2D स्ट्रेस सिस्टम, मीन्स इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। अगर हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम की तो वहाँ पे सिग्मा 1
सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 हो जाएगा। तो इसमें एक मैक्सिमम हो जाएगा, एक मिनिमम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। तो अगर 2D स्ट्रेस सिस्टम की बात होगी तो हम सिग्मा 3 को 0 कर देंगे, तो हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बचेगा। इसके लिए हम 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम की बात करेंगे और ये रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2। फॉर एग्जांपल अगर सवाल में आपको दो स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, एक आपको दिया है 30 मेगापास्कल टेंसाइल और दूसरा दिया हुआ है 60 मेगापास्कल टेंसाइल, उस केस में आप सिग्मा 1 इसे लेंगे और सिग्मा 2 इसे लेंगे। ठीक है। अगर आपको एक दिया हुआ है 30 मेगापास्कल टेंसाइल और दूसरा दिया है 60 मेगापास्कल कंप्रेसिव, तो उस केस में सिग्मा 1 आपका ये हो जाएगा और सिग्मा 2 हो जाएगा जो कंप्रेसिव वाले में नेगेटिव साइन के साथ में आप ले लेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा 1 हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 लेके चलें, ताकि आपके जो कैलकुलेशन हो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। सिग्मा 1 को मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा 2 को मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करके चलेंगे। अब ये तो हो गया जो अप्लाइड लोड है। अब बात करेंगे हम जो इलास्टिक लिमिट पे होगा। तो इलास्टिक लिमिट पे वो आपको सिग्मा ET भी दे सकता है। ठीक है। इलास्टिक लिमिट पे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक, या सिग्मा EC भी कह सकता है इलास्टिक लिमिट पे कंप्रेसिव स्ट्रेस, या इसके अलावा कह सकता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस। इन चार में से कोई एक स्ट्रेस आपको दिया होगा इलास्टिक लिमिट पे या यील्ड पॉइंट पे या अल्टीमेट स्ट्रेस पे। इसका मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहा है कि हमारी बॉडी का जो मटेरियल है वो मैक्सिमम इतना स्ट्रेस बियर कर सकता है। तो आपको मटेरियल सेफ रखने के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं बॉडी में उससे कम ही लोड और कम ही स्ट्रेस लगाना है, या आप मैक्सिमम उतना ही स्ट्रेस लगा सकते हो। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो हमारे मटेरियल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा, जिसके लिए फिर थ्योरी ऑफ फेलियर का होना किसी काम का नहीं बचेगा। ठीक है। तो ये हमारा मेन जो 5 टर्म हमने आपको बताया वो हो गए। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्या अपने सबसे पहली थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आल्सो नोन एज रैंकाइन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर और यील्डिंग अकर्स एट ए पॉइंट इन ए मेंबर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस इन ए बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम आ गया। देखिए यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम की बात हो रही है। रीचेज द लिमिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन सिंपल टेंशन टेस्ट। देखिए टेंशन की बात करें, देखो एक बार में एक ही चीज़ की बात होगी, या तो टेंशन की बात होगी या तो कंप्रेशन की बात होगी। तो अगर बात टेंशन की चल रही है तो बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम है हम उससे कंपेयर कराएंगे। अगर कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो बॉडी की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैक्सिमम है हम उससे कंपेयर कराएंगे। ठीक। तो यहाँ पे हम टेंशन टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर और यील्डिंग अकर्स मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फेलियर और यील्डिंग अकर्स होएगी, मतलब हमारे मटेरियल में फेलियर और यील्डिंग कब होएगी? उस पॉइंट पे होगी व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स जो मैक्सिमम अप्लाइड प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस है इन 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, उसकी वैल्यू जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल मीन्स जो मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वहाँ तक पहुँच जाए। अगर वहाँ तक पहुँच जाती है तो हमारे मटेरियल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, या आप कह सकते हो उस पॉइंट पे यील्डिंग हो जाएगी, मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक। तो मटेरियल को ब्रेक होने से रोकने के लिए हमारा जो स्ट्रेस लग रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस, उसकी वैल्यू लिमिटिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू से कम होनी चाहिए या मैक्सिमम उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए फॉर सेफ मटेरियल। ठीक। सिंस द लिमिटिंग स्ट्रेंथ फॉर डक्टाइल मटेरियल इज यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। देखिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट स्ट्रेस एंड फॉर ब्रिटल मटेरियल जिसमें हम यील्ड पॉइंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, द लिमिटिंग स्ट्रेंथ इज अल्टीमेट स्ट्रेस। मीन्स अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करेगा तो वहाँ पे आपको लिमिटिंग स्ट्रेंथ की जगह पे क्या दिया होगा? अल्टीमेट स्ट्रेस दिया होगा। और डक्टाइल मटेरियल की बात करेगा तो
लिमिटिंग स्ट्रेंथ की जगह क्या दिया होगा, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस दिया होगा। ठीक, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरी टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के भी अब जो इसमें सवाल आते हैं, सवाल पहले ध्यान से समझ लीजिए कि किस टाइप के सवाल बनते हैं। सवाल में आपको एक तो चीज़ निकालनी होगी, डाया ऑफ द शाफ्ट। इसके सवाल आते हैं कि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक, उसके बाद अब देखिए एक तो हो गया ये, अगर सॉलिड शाफ्ट है तो एक डायमीटर, अगर हॉलो शाफ्ट है तो दो डायमीटर, एक एक्सटर्नल डायमीटर या आउटर डायमीटर, दूसरा इंटरनल डायमीटर या DI। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपके मटेरियल की थिकनेस, अगर शाफ्ट की थिकनेस भी पूछ लें या अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी थिकनेस पूछेगा तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टीज कैलकुलेट होके आएंगी। तो सवाल में देखिए दो टाइप के होते हैं। एक होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब दिया हुआ हो सवाल में, ठीक हो, जब गिवन हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक, दूसरा हो केस है जब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना हो, मीन्स फाइंड आउट करना हो। ठीक, और तीसरा केस होता है आपका जहाँ पे आपको ना ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी सवाल में गिवन हो, और ना ही फाइंड आउट करनी हो, तो उस केस में क्या होगा, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कितना ले लेंगे, उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप मान के चलेंगे 1। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की आपके सवाल में कोई बात ना की जाए, ना ही दिया हो ना ही पूछ रहा हो। देखो दो कंडीशन पहले बताई, जब दिया हो तो आपको उसकी हेल्प से कुछ और फाइंड आउट करना होगा, जब पूछ रहा होगा तो कुछ और दिया होगा जिसकी हेल्प से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना होगा, और जब ना ही दिया हो और ना ही पूछ रहा हो तो उस केस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सवाल की बात। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बॉडी में जो अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू है इलास्टिक लिमिट पे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो जो अप्लाई वाला हमने आपको बताया अभी सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है। देखो यहाँ पे बाई एक्सियल कह रहा है, बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, तो हमने दो ले लिए, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और रिलेशन क्या बताया था हमने कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कंपेयर कराया, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, सिग्मा 1, जिसको यहाँ पे इन्होंने सिग्मा T1 के उससे दिखा रखा है, डिनोट कर रखा है। अब इसको कंपेयर करा रहे हैं, किससे कंपेयर करा रहे हैं, देखो यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस है और ब्रिटल मटेरियल के लिए जो अल्टीमेट स्ट्रेस था उससे कंपेयर करा रहे हैं। ठीक, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए जो यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस है उससे कंपेयर करा रहे हैं। अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या रोल है, वही अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करो तो FOS बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा YT जो कि आपका डक्टाइल के केस में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और सिग्मा T1 जिससे हम कंपेयर करा रहे थे, मीन सिग्मा 1 जो बना था। ठीक है, वही आपका अगर ब्रिटल का केस हो गया तो यहाँ पे ब्रिटल के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रिटल के केस में यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा आपका क्या, सिग्मा U अपॉन सिग्मा T1, इसी रिलेशन से निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप सिग्मा T1 कैलकुलेट कर लेंगे और सिग्मा U सवाल में गिवन होगा, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना होगा। अदरवाइज आपको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रिलेशन है भाई होता क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस जो आपको बताया था, वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूला निकाला गया, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा T1 मीन्स जो सिग्मा 1 था उसको कंपेयर कराया। अब देखो यील्ड पॉइंट के स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस से कंपेयर कराया, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा YT, और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा है इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात ना करता तो FOS बराबर 1 कर देते, तो FOS बराबर 1 कर देते तो सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाता, सिग्मा YT। मतलब जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ तक लग सकता है, वो मैक्सिमम लग सकता है यील्ड पॉइंट की स्ट्रेंथ तक, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, लेस देन 1 नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगी।
ठीक है। देखिए यहाँ पे सिग्मा वाई टी क्या है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है, और सिग्मा यू क्या है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है। अब बात करते हैं आगे। देखिए लिखा है सिंस द मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फेलर इन टेंशन और कंप्रेशन एंड इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलर ड्यू टू शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक, इसमें शेयरिंग स्ट्रेस को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेंशन और कंप्रेशन की बात करेंगे। तो अगर हम टेंशन की बात करते तो सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस को हम कंपेयर करेंगे, अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को कंपेयर करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। ठीक, देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो ये जो पहली थ्योरी है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ये आपके डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हाउएवर द ब्रिटल मटेरियल विच आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इन शेयर बट वीक इन टेंशन और कंप्रेशन, दिस थ्योरी इज जनरली यूज्ड। तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है ये आपकी जनरली यूज होती है फॉर ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज होती है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी है आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। देखिए इसमें भी सेम, अब उसमें हमने कंपेयर कराया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को, यहाँ पे हम किसको कंपेयर कराएंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को। आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना आता है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है टाउ मैक्स बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। सिग्मा 1 है आपका क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा 2 है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का। ठीक, तो अब हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलर और यील्डिंग अकर्स, इसमें भी सेम लैंग्वेज है। देखिए फेलर और यील्डिंग अकर्स एट ए पॉइंट इन ए मेंबर व्हेन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ए बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे किसको कंपेयर कर रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो हमारा बॉडी में लग रहा है रीचेस ए वैल्यू इक्वल टू द शेयर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंशन टेस्ट। मीन्स जो मटेरियल के यील्ड पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा, जो मटेरियल के यील्ड पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी, वहाँ तक अगर हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं तो तब तक तो हमारा मटेरियल सेफ़ है। लेकिन अगर हमने उससे ज़्यादा शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। इसके लिए हमारा मटेरियल सेफ़ रहे तो मटेरियल में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, रीच ए वैल्यू इक्वल टू शेयर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंशन टेस्ट। देखो इसमें भी टेंशन टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली जब आप निकालेंगे तो मैथमेटिकली जो हमारा टाउ मैक्स अप्लाइड वाला है, अप्लाई वाला क्या है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में, एक है मैक्सिमम दूसरा है मिनिमम। तो ये सिग्मा मैक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस पे। तो यील्ड पॉइंट पे हमारे पास क्या लग रहा है, सिग्मा वाई टी लग रहा है। यील्ड पॉइंट पे क्या लग रहा है, सिग्मा वाई टी लग रहा है। अच्छा, टेंशन की बात होगी तो सिर्फ टेंशन की बात करेंगे, कंप्रेशन की बात होगी तो सिर्फ कंप्रेशन की बात करेंगे। तो टेंशन की बात होगी तो सिग्मा वाई टी एक ही लग रहा है, दूसरा क्या हो गया हमारा 0 डिवाइड बाई क्या हो गया 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई टाउ वाई टी की। अब हम इससे कंपेयर करेंगे किसको, टाउ मैक्स को कंपेयर करेंगे टाउ वाई टी से। टाउ मैक्स शेयर स्ट्रेस, तो वही देखिए रिलेशन लिखा हुआ है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू टाउ वाई टी मीन्स यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे जब हम टाउ मैक्स की वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 रख देंगे और टाउ वाई टी की वैल्यू सिग्मा वाई टी डिवाइड बाई 2 रख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एक रिलेशन यहाँ से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी निकल के आएगा। आप ये रिलेशन भी लिख लीजिएगा 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम के लिए। एक रिलेशन और दिया हुआ है वो भी आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टाउ मैक्स है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ए बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, फिर टाउ वाई टी है शेयर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट। टाउ वाई टी आपका क्या है, शेयर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट एज डिटरमाइंड फ्रॉम सिंपल टेंशन टेस्ट, और एफ एस क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक, since the shear stress at yield point in simple tension test is equal to 1 of the yield stress in tension, जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला भी बताया कि टाउ वाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई टी माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई टी बाई 2। तो जब सिग्मा वाई टी बाई 2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे
तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी डिवाइड बाई 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और एक हमने फॉर्मूला भी लिखा था कि जब सिग्मा टाउ मैक्स की जगह आप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 लिख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सिग्मा वाई टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये दोनों फॉर्मूले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा हुआ, ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।